नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने उप सभापति की कार्रवाई को दी चुनौती। अपनी टिप्पणी को कार्रवाई से हटाए जाने को सदन के नियमों के खिलाफ बताया। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए अब 1 मई को ही होगी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में फेरबदल की केंद्र की याचिका ठुकराई। गुजरात में सामान्य वर्ग के पिछड़ों को भी आरक्षण देने का प्रस्ताव। आर्थिक पिछड़ापन बनेगा आधार। 1 मई को जारी होगी अधिसूचना। विजय माल्या ने भारत लौटने से किया इनकार। भयानक परिस्थिति का दिया हवाला। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार से माल्या के प्रत्यार्पण की मांग की। और पनामा पेपर्स लीक मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में किया खुलासा। कानून के मुताबिक आरोपियों को भेजा गया नोटिस। राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा के उप सभापति द्वारा सदन की कार्रवाई से उनकी टिप्पणी को हटाए जाने को चुनौती दी है। स्वामी ने उप सभापति पीजे कुरियन की इस फैसले को मनमाना, अनुचित और सदन के नियमों के खिलाफ बताया है। राज्यसभा में मनोनीत सांसद स्वामी ने शुक्रवार को कहा कि विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने बताया था कि संप्रग सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की निर्माता कंपनी फिनेमेक्निका को ब्लॉक लिस्ट कर दिया है। ये एक झूठ है। उन्होंने कहा कि ये झूठ बोलने के लिए वो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की मांग करेंगे। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील पर इतालवी अदालत के फैसले के बाद भारतीय राजनीति में सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस मुद्दे पर संसद में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वहीं इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 2013 में सीबीआई ने जैसे ही बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के नाम मामला दर्ज किया, अगले ही दिन वो भारत छोड़ देता। मंत्री ने कहा कि ये महज संयोग नहीं है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मिशेल के भारत छोड़ने में यूपीए का हाथ है, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक संभावना जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि कैसे बोफोर्स मामले में बिचौलिए क्वाट्रोची कोर्ट के एक आदेश के बाद अचानक भारत छोड़ देता है। गोवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सत्ताधारी बीजेपी के बीच टकरार बढ़ गई है। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच मुलाकात की खबरें आने के बाद दोनों पक्षों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। गोवा में आरएसएस और भाजपा के बीच स्कूलों में अध्ययन के माध्यम के मुद्दे पर मतभेद है। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में पार्सेकर ने शाह से मांग की कि आरएसएस की गोवा इकाई के प्रमुख को पद से हटाया जाए। स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा की मांग कर रहे आरएसएस ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को अनुदान दिए जाने को लेकर राज्य सरकार के रुख का विरोध किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने एम्स पहुंचे, जहां वो सीने में जकड़न की शिकायत होने के बाद से भर्ती हैं। राहुल गांधी ने अस्पताल के कार्डियो न्यूरो सेंटर में कुछ समय बिताया, जहां गत 25 अप्रैल से सुषमा स्वराज का उपचार चल रहा है। सुषमा स्वराज का लोकसभा में विपक्ष के नेता रहने के समय से राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के साथ उनका आत्मीय संबंध रहा है। अस्पताल प्रशासन ने कल कहा था कि स्वराज के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और उन्हें जल्दी ही छुट्टी दे दी जाएगी। एम्स ने मंत्री के लिए एक संयुक्त उपचार रणनीति तैयार करने के वास्ते एक चिकित्सा बोर्ड का भी गठन किया है। रोहित वेमुला के परिवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में घुसने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद छात्रों ने यहां हंगामा किया। रोहित वेमुला वही छात्र है जिसने जनवरी 2016 में कथित रूप से कॉलेज प्रशासन की नीतियों से अजीज आकर आत्महत्या कर ली थी। रोहित की मां राधिका और उसका भाई राजा गुरुवार को यहां छात्रों द्वारा अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते प्रकाश अंबेडकर को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें भी यूनिवर्सिटी में घुसने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया। गुजरात में 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार केस से जुड़ा एक और आरोपी लापता हो गया है। 2 सप्ताह से उसका कोई पता नहीं है।
बेल या पेरोल पर जाने के बाद आरोपियों के नहीं लौटने का इस केस में यह दूसरा मामला है। इससे पहले आरोपी कैलाश लालचंद धोबी पेरोल की मियाद खत्म होने के बावजूद नहीं लौटा। उसने गुजरात हाईकोर्ट को एक चिट्ठी भी लिख डाली। इसमें उसने लिखा कि अब वो केस का फैसला हो जाने पर ही लौटेगा। ये देश में अपनी तरह का पहला मामला है। हाईकोर्ट ने 31 मार्च को आरोपी कैलाश लालचंद धोबी को पत्नी का इलाज कराने के लिए उसकी अंतरिम जमानत एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दी थी। उसे 8 अप्रैल को साबरमती सेंट्रल जेल लौट जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन वो जेल नहीं पहुंचा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी दलों का एक साथ आना अभी तक एक दूसरे से अपील तक ही सीमित है, जबकि कथित तीसरे मोर्चे में पीएम प्रत्याशी को लेकर गहमागहमी एक बार फिर बढ़ गई है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने मोदी विरोधी दल के नेता के तौर पर जहां नीतीश कुमार को सबसे योग्य करार दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने अपने नेताजी मुलायम सिंह यादव को द बेस्ट बताया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने तीसरे मोर्चे के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि नीतीश न सिर्फ सबसे योग्य है, बल्कि बीजेपी विरोधी दल के नंबर 1 नेता भी हैं। चीन की मीडिया ने गुरुवार को कहा कि चीन के साथ बातचीत का सिलसिला तेज करने के साथ अमेरिका के साथ निकट संबंधों की भारत की कोशिशें और विदेश नीति में उसके परस्पर विरोधाभासी कदम उसे मुश्किल स्थिति में डाल सकते हैं। सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की वेबसाइट पर एक लेख में कहा गया है कि राजनीतिक नेतृत्व के अभाव और गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में वैचारिक आत्मसंदेह ने पहले की भारत सरकारों को रोका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतुराई के मामले में बेहतर स्थिति में हैं और ऐसे में वो अपने विदेश नीति में परस्पर विरोधाभासी कदम उठाते दिखाई देते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि पनामा पेपर्स में जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किरीट सोमैया के पूरक प्रश्न के उत्तर में जेटली ने कहा कि जिन जिन लोगों के नाम पर चोरी एवं इससे संबंधित अन्य मामले में सामने आए हैं उन्हें नोटिस दिया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। जेटली ने कहा कि आयकर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि इस बारे में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जब तक कि अदालत में मामला दर्ज नहीं हो जाता है। उद्योगपति विजय माल्या ने कहा है कि वो जबरन निर्वासन पर है और उनकी भारत लौटने की कोई योजना नहीं है, जहां हालात उनके खिलाफ तेजी से भयानक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। माल्या का पासपोर्ट इस महीने रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अपनी बंद हो चुकी विमानन कंपनी से जुड़े मामले अपने ऋणदाता बैंकों के साथ तर्कसंगत तरीके से निपटाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनका पासपोर्ट रद्द करने या गिरफ्तार करने से पैसा नहीं मिलेगा। 60 वर्षीय माल्या ने कहा कि वो एक देशभक्त है जिसे तिरंगा फहराकर गर्व होता है, लेकिन उनके बारे में जो चीख पुकार बची है, ऐसे में वे ब्रिटेन में सुरक्षित रहकर खुश हैं और उनकी भारत लौटने की कोई योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के तहत 2016-17 के MBBS और BDS पाठ्यक्रमों के लिए 1 मई से होने वाली परीक्षा के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। अब इसकी सुनवाई आगे होगी। कोर्ट ने कहा कि परीक्षाएं अपनी निर्धारित समय पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया था कि नीट की परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण की परीक्षा 1 मई को, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 24 जुलाई को कराई जाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के कल के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए आज शीर्ष अदालत से कहा था कि वो राज्य सरकारों और निजी कॉलेजों को अकादमिक वर्ष 2016 से 17 के MBBS और BDS पाठ्यक्रमों के लिए अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की बेटी कनिका सिंह की कैंसर के चलते शुक्रवार सुबह मौत हो गई। कनिका ने दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में सुबह 5:15 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को अहमदाबाद ले जाया गया। उनका ससुराल वही है। कनिका लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। इससे पहले उनका अमेरिका में भी इलाज कराया गया था। पिछले साल सितंबर में बेटी से मिलने अमेरिका जाने के बाद ही उन्होंने टीवी पत्रकार अमृता राय से शादी की पुष्टि की थी। खबरों के अनुसार कनिका की खराब सेहत के चलते ही शादी का कोई जश्न नहीं मनाया गया। गुजरात की बीजेपी सरकार ने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इस संदर्भ में 1 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी।
राज्य सरकार ने इसके लिए एक पैमाना भी निर्धारित कर दिया है। उसके मुताबिक सामान्य वर्ग में जिस परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से कम होगी, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में आंदोलन कर रहा पाटीदार समुदाय भी सामान्य वर्ग में आता है। सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के बेटे की ओर से दायर याचिका पर शाहरुख खान की कंपनी को नोटिस जारी किया है। याचिका में लतीफ के बेटे ने शाहरुख की कंपनी पर पिता को बदनाम करने का आरोप लगाया। इसके लिए उन्होंने मुआवजा मांगा है। कोर्ट ने उनसे 11 मई तक जवाब देने को कहा है। माना जा रहा है कि ये फिल्म लतीफ की जिंदगी पर आधारित है। उनके बेटे मुश्ताक अहमद ने फिल्म की रिलीज और इसकी प्रचार सामग्री पर रोक की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म के दूसरे भाग में लतीफ को बहुत बुरे तरीके से दिखाया गया है। इससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए 101 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की गई है। बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई के पद से यदि शशांक मनोहर इस्तीफा देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शरद पवार को दी जाएगी। बता दें, मनोहर आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष पद के लिए काफी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें बीसीसीआई से गुड बाय बोलना पड़ सकता है। फिलहाल मनोहर आईसीसी के मनोनीत अध्यक्ष है। आईसीसी के मुताबिक मई में गुप्त मतदान के जरिए फैसला होगा, जिसके बाद चुने गए अध्यक्ष को किसी भी देश या राज्य के क्रिकेट बोर्ड से जुड़ने की इजाजत नहीं होती है। सलमान खान को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहा भारतीय ओलंपिक संघ अब सचिन तेंदुलकर को रियो में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर सकता है। बताया जाता है संघ ने इस बाबत चिट्ठी लिखकर सचिन से एम्बेसडर बनने की अपील की है। हालांकि सचिन की ओर से इस चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ओलंपिक संघ के अधिकारियों ने खबर की पुष्टि की है। इसके अलावा संगीतकार AR रहमान से भी रियो ओलंपिक से जुड़ने की अपील की है। संघ की कोशिश है कि दिग्गजों को रियो ओलंपिक से जोड़कर ओलंपिक खेलों की ओर अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित किया जा सके, ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके और कॉरपोरेट फंडिंग भी हो। और इवन फॉर्मूले को फेल करने के लिए साजिश की बात करने वाली केजरीवाल सरकार ने अब इस मसले पर यू टर्न ले लिया है। सरकार ने इस पहलू की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट में साजिश की कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई। हालांकि दिल्ली सरकार साथ ही फायर सर्विस के वो आंकड़े दे रही है, जिसके मुताबिक ऑड इवन लागू होने के बाद आग की घटनाओं के 3 गुना बढ़ने का दावा किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में 19 मई को फेरबदल हो सकता है। इसी दिन 5 राज्यों केरल, बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। एक मंत्री ने बताया, हमें 19 मई तक नई दिल्ली में ही रहने को कहा गया है। संसद का वर्तमान सत्र 13 मई तक चलेगा। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री अब कैबिनेट फेरबदल में देरी नहीं चाहते। उनका मानना है कि 19 मई को जो चाहे नतीजे आए, वो नई टीम के साथ आगे बढ़ेंगे। संभावना है कि कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं कुछ मंत्रियों के मंत्रालयों में बदलाव की संभावना है। साथ ही बीजेपी संगठन में भी कैबिनेट में फेरबदल के बाद बदलाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की यात्रा के दौरान 8 जून को अमेरिकी कांग्रेस की एक संयुक्त सत्र को संबोधित करने का न्योता दिया गया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा जब परमाणु शिखर सम्मेलन के लिए यहां आए थे तो उन्होंने मोदी को द्विपक्षीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले भारत के 5 प्रधानमंत्री होंगे और 2005 के बाद से वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे। अमेरिका की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि मोदी के इस संबोधन से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।